सो इंडस्ट्रीज तब मोर और लेस शिफ्ट हो रही थी बॉम्बे प्रोविंस में, जिसमें गुजरात भी आता था? सो नॉट रियली, उस समय तक भी शिफ्ट नहीं हो रही नहीं थी। हो रही थी। तो कौन है बंगाल की इस हालत का आर्किटेक्ट? ये सवाल अब इसका जवाब। सी एक सबसे बड़ा झटका तब लगा ना जब हम लोग डिवाइड हुए। हाँ, तो क्या हुआ, जो पूरा यूनाइटेड बंगाल था उसमें जूट इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट था। हाँ, हाँ। लेकिन जब डिवाइड हुए तो क्या हुआ कि जूट के सारे मिल्स हुँ, हुँ। हमारे पास रह गए, जूट ग्रोइंग एरियाज बांग्लादेश में चले गए, बांग्लादेश में ईस्ट चले गए, पाकिस्तान में। हाँ। और आज उसका फ़ायदा भी उठा रहा राइट। हो। हाँ। शुरुआत में तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ओपन बॉर्डर्स थे तो चलता रहा, हुँ, हुँ। जूट आना जाना, उस पर थोड़े बहुत ड्यूटी व्यूटी लगा हुँ। के बहुत दिन तक चलता रहा। बहुत बहुत लेट तक नहीं चल पाया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जूट ग्रोइंग के लिए। एग्रीकल्चर लैंड को उसमें मैंडेटरी किया कि जूट के लिए हुँ, हुँ। हमें उसमें जूट ग्रो करना है। बट वो फिर भी वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाया उस चीज़ को। सो दैट वाज द फर्स्ट मगर फिर भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग थे कलकत्ता में। हुँ, हुँ। और इसलिए वो तब भी बहुत डिटरिएट नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट डिटरिएशन आया 1965 में। ओके। 65 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता है। हुँ। और देश में ऐसे भी बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। हमारे फूड ग्रेन्स एकदम ऑलमोस्ट, हम लोग बहुत बुरी हालत में होते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने यूएस से ऑलमोस्ट बेग किया उस समय फूड ग्रेन्स के लिए। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कह दिया था कि एक समय उपवास आप अपने, रखिएगा। अगर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, करेक्ट, उपवास करेक्ट, रखें। करेक्ट। वैसी हालत थी हमारी। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो हमारा बजट है ना, उसको अब एकदम एसेंशियल चीज़ों पे ही हमें खर्च करना हुँ, पड़ेगा। हुँ। तो नॉन एसेंशियल्स के बजट्स कट करने लगे। तो 1965 में आप देखेंगे उन्होंने कहा कि नॉन एसेंशियल्स मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हुँ। इमीडिएट अर्जेंट तो इंडस्ट्रीज़ है तो नहीं, लगेगा ना, हाँ। है ना? तो उन्होंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर्टेल कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने कर्टेल किया रेलवे का एक्सपेंडिचर, अच्छा, राइट? 65 में आप देखेंगे रेलवेज का बजट था 275 करोड़, ओके। ठीक है? उन्होंने उसको कट करना स्टार्ट किया। 69 आते-आते उस रेलवे का बजट हो गया 94 करोड़, ओह! एक तिहाई। अब इससे बंगाल को कैसे फर्क पड़ा? ऐसे फर्क पड़ा कि बंगाल की पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आप देखेंगे मेजरली रेलवेज को पार्ट्स एंड कंपोनेंट सप्लाई करती थी। हुँ। बहुत सारी कंपनीज थी, एंड्री यूल, ब्रेथवेट, जेसप, ये सारे वर डिपेंडेंट ऑन रेलवेज फॉर देयर बिजनेस। करेक्ट। उसके इंटर्न एंसिलरी इंडस्ट्रीज थे नदी के हुँ। दूसरी तरफ हावड़ा में, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो इन बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते थे एंसिलरी करेक्ट। पार्ट्स। तो जैसे ही वन थर्ड हुआ तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे मैसिव असर आया, राइट। वो डिक्लाइन किया। 2 साल बाद 65 के हुँ, हुँ। एक और मेजर चेंज आया बंगाल में, दैट वाज हुँ। अ पॉलिटिकल चेंज। ओके। 67 में आप देखेंगे इलेक्शंस होते हैं, हाँ। थर्ड इलेक्शंस हुए, फोर्थ इलेक्शन सॉरी। और राज्य के करीब देश के करीब 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आती हैं। पहली ओके। बार इतना मेजर चेंज आता है 1967 में। 1967 में। ठीक है। बंगाल वाज वन ऑफ देम। तो हुँ। एक यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आती है वहां पे। हुँ। लेफ्ट भी उसमें होता है, सेंट्रिस्ट पार्टीज होती है, बांग्ला कांग्रेस एंड ऑल ऑफ दैट। अजय मुखर्जी उसके सीएम बनते हैं। ओके। जब ये सत्ता में आते हैं तो लेफ्ट अभी तक जो था ना, वो लेफ्ट विपक्ष में रहा था। हाँ, हाँ। और लेफ्ट को आप जानते हैं, उस हाँ। मतलब इंडस्ट्री दिख गया तो मतलब वो जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया वैसे है वो। नाउ यहाँ पे तो लाल को ही लाल कपड़ा दिख रहा है। राइट। अब जैसी वो सत्ता में, अभी तक तो विरोध प्रदर्शन ही वो सब करते रहते थे। हुँ। लेकिन अब सत्ता में आए तो उनको समझ भी नहीं आया करे क्या। यू नो विरोध तक तो ठीक था उनके। इनफैक्ट सरकार में रहते हुए लेबर मिनिस्टर ने कहा कि जैसे लोग हड़ताल करते थे क्यों तो थी लेबर मिनिस्ट्री जब? आई नो। ठीक है, लेबरों सॉरी। के लिए, लेबर्स के लिए। हाँ, तो इंडस्ट्री के लिए नहीं थी इंडस्ट्री नहीं रखेंगे, लेबर रखेंगे। हाँ, सॉरी, हाँ, हाँ, तो लेबर मिनिस्टर ने कहा। हाँ। तो जैसे जनरली हड़ताल्स क्या होता है, कि फैक्ट्री के सामने बैठ गए एक तंबू लगा के, उसमें सब करेक्ट, लोग अपना-अपना भाषण दे रहे हैं और मैनेजमेंट हाय हाय कर रहे हैं, शाम को अपना बांधा चला गया। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे दिन भर का अनशन हुआ ये सब। तो उन्होंने कहा ये सब हड़ताल-वड़ताल है, बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा, तुम लोग घेराव कर लो। अच्छा। तो जैसे मैनेजर बैठा हुआ है अपने केबिन में, तो बाहर घेर लो, निकलने नहीं दो उसको बाहर। राइट। तो घेराव बहुत ज्यादा हुँ, प्रोमिनेंट हुँ, होने लगा हुँ, उस हुँ। समय। एंड घेराव जनरली ना थोड़े वो मिलिटेंट होने लगते हैं। ऑफ कोर्स अंदर से कोई निकलने की कोशिश करेगा, आपने घेर रखा है, किसी को दिन भर घेर नोएडा में रखा हुआ है। ना अभी, एग्जैक्टली, सेम। एग्जैक्टली। तो ना सरकार में रह के अगर आप उसको इसको हवा दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं घेराव करो, हुँ, इससे इंडस्ट्री में बहुत भयंकर गलत मैसेजिंग गया। हुँ। 65 में अब डेटा है, इनफैक्ट आप देखेंगे कि करीब 178 स्ट्राइक्स हुए 65 में, ओके। राइट। 70 आते आते हाँ। सिर्फ 5 सालों में स्ट्राइक्स ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया, 600 से ज्यादा। अरे बाप रे! दिस इज जस्ट चेंज इन 5 years। इसके विरोध में लॉकआउट्स, जहां पे ओनर्स बोल देंगे कि इस कंडीशन में तो हम नहीं कर सकते हैं हुँ, हुँ। प्रोडक्शन, लॉकआउट्स भी 3 गुना हो गए।
सो एसेंशियली जो पूरा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट था वहाँ का, वो मैसिवली डिग्रेड हो गया। सेंटर ये सब नहीं देख रहा था? सेंटर क्या करेगा? सो व्हेन जब स्टेट वहाँ के इंडस्ट्रीज को सी, सेंटर पॉलिसीज में सपोर्ट कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर में सपोर्ट नहीं कर सकता ना, सही बात है, ठीक है। राइट? तो जब स्टेट ही बोल रहा है कि घेराव कर लो, एंड जब इंडस्ट्री को दिख रही है कि स्टेट ही हमें सपोर्ट नहीं करेगा, अगर कल को मेरे यहाँ स्ट्राइक होता है तो वो लेबर्स के साथ ही सिर्फ खड़ा होगा, लॉजिक के साथ खड़ा नहीं होगा, राइट? तो वो स्टार्ट करेगा पुल आउट करना। 70 में एग्जैक्टली आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल आउटपुट हमने बात की कि 1950 में 27% थी, वो 70 में 13.5% पे आ गई, आधी हो गई, 13.5%। आधी हो गई। सो वहां से आप देखेंगे जो एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बंगाल जिसको हम बोलते हैं, जो शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड विद दैट फर्स्ट 3 ईयर रूल। बीच में 2 बार 356 भी लगा, कांग्रेस ने सरकार बर्खास्त कर दिया और दैट, वहां से लेकिन वो स्टार्ट हुआ। वो कभी बाउंस बैक करने की कोशिश नहीं हुई? सरकार ने चाहा ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं चाहा। 77 में फिर लेफ्ट का रूल आ गया फुल मेजोरिटी के साथ, अगले 34 वर्षों तक वही रहे, 2011 तक, ठीक है। राइट? लेफ्ट प्रिंसिपली इनफैक्ट आप देखेंगे एज कम्युनिज्म, राइट, इंडस्ट्रीज इज नॉट समथिंग। तो जब उन्होंने अपनी पहली पॉलिसी भी लाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लाई, उन्होंने जब देखा कि यार बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, बिगर इंडस्ट्रियल हाउसेस को नहीं सपोर्ट करेंगे। दे वर क्लियर। एंड देन दे सेड फॉरेन कैपिटल को तो एकदम नहीं, जो आ गया है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेन कैपिटल कोई नया नहीं आएगा बंगाल में। तो जब एक स्टेट गवर्नमेंट ही बोल रहा है कि कोई फॉरेन कैपिटल नहीं आएगा मेरे स्टेट में, तो वहाँ इंडस्ट्रीज का क्या माहौल रहेगा? तो इस पे डायलॉग्स, इस पे चर्चा हुई होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 34-35 इयर्स, है ना, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। सो सी बीच में क्या होता है ना कि कई बार अब जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वहां थी वो एक दिन में पुल आउट नहीं कर सकती है, राइट? तो क्या होता है कई बार, क्योंकि बहुत संग कॉस्ट भी है वहां पे, किसी का अगर इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ का, तो खराब होते हुए भी देखता रहेगा, रुकता रहेगा, कई बार बात करने की कोशिश करेगा, उसी में चलाने की कोशिश करेगा, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज फिर भी वहां पे रुके रहे। लेकिन जब लगातार वो दिखने लगा कि ये सत्ता से भी नहीं जाने वाले, कई बार आप वेट करते रहते कि हो सकता है दूसरी पार्टी आ जाए तो थोड़ा सा कंडीशन ठीक हो जाए, जब उनको दिखने लगा कि वो सत्ता में भी इतना लगातार रहते जा रहे हैं। क्या कारण था, क्यों लगातार रहे भी, जबकि डीग्रो कर रहा है बंगाल, तो लेफ्ट लगातार पावर में कैसे रहा? कुछ कुछ चीजें जो उन्होंने करी तो बड़ी पॉपुलिस्ट थी, राइट? जैसे जब भी वो सत्ता में 77 में आए, नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक ऑपरेशन बरगा लाया। ऑपरेशन बरगा? बरगा, हाँ, ओके। तो जैसे आप देखेंगे कि लैंड राइट्स इंडिया में हमेशा से ना एक बहुत कंटेंशियस इशू रहा है। ओके। जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो हमारे पास मल्टीपल रेवेन्यू सिस्टम थे, जमींदारी उसमें से एक सिस्टम थी। ये पूरा रीजन आप देखेंगे जमींदारी सिस्टम में आता था, जो बंगाल सूबा भी का, बिहार, झारखंड, ये सब। तो जमींदारों के पास जमीन होती थी, लैंड राइट्स जो एक्चुअल जमीन जोत रहा है उसके पास नहीं होती थी, राइट? इसको मल्टीपल स्टेट्स ने सॉल्व करने की कोशिश की जब सब हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है। आप देखेंगे करीब करीब सारे स्टेट्स ने जमींदारी एबोलिशन लॉ लाया 1950 के आसपास। बिहार पहला था, उसके बाद बाकी स्टेट्स ने भी लाया। फिर स्टेट्स ने लैंड सीलिंग एक्ट भी लाया कि एक व्यक्ति का इतना ही मैक्सिमम लैंड हो सकता है, राइट? जैसे प्लेन एरियाज में बिहार ने कहा कि 30 एकड़ हो सकता है और हिली एरियाज में 50 एकड़ हो सकता है। उससे ज्यादा जो होगा उसको स्टेट एक्वायर कर लेगा और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिसके पास लैंड नहीं है उसके पास। इस पे तो बहुत रेजिस्टेंस आया होगा, मतलब लोगों के पास रेजिस्टेंस आया, लेकिन लोगों ने इसके तरीके ढूंढ लिए। तो किसी और के नाम पर जमीन कर दी, बेनामी जमीन कर दी, स्कूल के नाम पे कर दी, तालाब के नाम पे कर दी, डिमोनेटाइजेशन हुआ। करेक्ट, नौकर के अकाउंट में पैसे डाल दिए। करेक्ट, ठीक है। तो वो हुआ। तो रेयरली आप देखेंगे इंडिया में कहीं भी ना जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन था वो सक्सेसफुल हो पाया, रेयरली कहीं भी हुआ। बंगाल में भी यही हालत थी अंटिल 78। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने 78 में क्या बोला कि हम ना इसको सॉल्व करेंगे। उन्होंने तो बरगादार वो थे जो खेत जोत रहे थे एक्चुअली, उन्होंने करीब 10 लाख एकड़ जमीन अक्वायर किया और 10 लाख बरगादारों को बांटा एक्चुअली। एंड जो उसमें तरीका भी उन्होंने अप्लाई, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल था कि गांव में जाते थे, वहीं पे आइडेंटिफाई करते थे किसके पास कितनी जमीन है, वहीं पे इनफैक्ट पर्चा लिख के दे देते थे कि तुम्हें ये जमीन दी जाती है, ताकि वो उनको ऑफिसेज ना दौड़ना पड़े एंड बाद में वो लीगल हर्डल्स में ना फंस जाए। तो उस तरीके से उन्होंने इसको काफी हद तक सॉल्व किया। और इसी कारण से आप देखेंगे जिन किसानों को, जिन बरगादारों को जमीन मिली, उस जिंदगी भर के लिए वो लेफ्ट सपोर्टर्स हो गए, राइट? दिस जो लेबरर्स भी होते हैं कई बार उसको समझ में नहीं आता है ना कि जो और कितना मैसिव लेवल पे ये ग्राउंड वर्क इन लोगों ने किया होगा, मतलब जो आप कह रहे हैं 10 लाख लोगों को 10 लाख एकड़ मेहनत की, मतलब बिल्कुल इस एरिया में की। यस। फिर लेबरर्स के साथ भी क्या होता है ना,
इवन दो डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, हम्म, इवन दो लॉन्ग टर्म में मेरा नुकसान हो रहा है, मैं क्या देखता हूँ ना, अरे सरकार या ये जो नेता है ना हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। हम्म, कई बार वो अपने एडवांटेज के लिए आपको उकसा रहा है, लेकिन एज अ लेबर यार ये तो मेरे हक की बात कर रहा है। तो वो पूरी जो कम्युनिटी थी वो उसको लगता था कि मेरे हक की बात मेरा करता की है, बात हो रही है, हाँ। विच लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा नुकसान उसका होता है, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री बंद हो गई कल को, हम्म, तुमने 100 दिन हड़ताल कर दिए, वो फैक्ट्री वाला बंद करके चला गया, तो नुकसान किसका हुआ? हम्म, टाटा अगर सिंगूर से चला गया तो नुकसान किसका हुआ? सही बात है, स्टेट है का ना? ही हुआ, हाँ। स्टेट का ही ना हुआ, उसका थोड़ी नुकसान, उसका तो जो भी हुआ वो रिकवर कर लेगा। हम्म, तो ये रियलाइज नहीं करते हैं, और बहुत बार ना मैक्रो लेवल पे चीजें नहीं देख पाते हैं। हम्म, जैसे आप हमें भी बात कर रहे हैं, हाइंडसाइट में देख रहे हैं, नंबर्स हमारे पास है, मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं। डे टू डे में हम क्या देखते हैं कि मेरे साथ कौन खड़ा है, तो हम्म, सरकार तो मेरे साथ खड़ी है, तो बाकी सब ठीक है। और सरकार क्या बोल रहा है, सबको उसका हक मिलेगा, सबको बराबर का हक मिलेगा। कम्युनिज्म कितना प्यारा प्रिंसिपल है ना, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। वाओ, दिस इज सो, मतलब, यू नो तो यस, दे केप्ट ऑन विनिंग।